ये असली दिल है भाई, मेरे को तो देख के डर और लग रहा है इसको। हैं डॉक्टर बनो तो थोड़ा कलेजा मजबूत रखना। तो ऐसा दिल होता है, दिल ऐसे धड़कता है हमारा। और हम जो बनाते हैं, हम दिल दे चुके सनम, हम भी पागल हैं सनम, तुम भी पागल हो सनम। पापा खड़े अगर बाहर सामने, तो पापा के सामने ना हम एकदम भोले भाले ऐसे मिट्ठू की तरह खड़े रहते हैं। हाँ पापा, ओके पापा, ठीक है पापा, जी पापा, इससे कर देंगे पापा, ओके पापा। और वही दोस्त आ जाता है, क्या कर रहा है भाई, तू क्या कर रहा है? ऐसे थोड़ी होता है। आप मान लो सड़क पे खड़े हो, एकदम से ना इधर से हॉर्न बजा, जोर से कोई गाड़ी आ रही थी, ऑटो अरे पंप करो, आप हट गए रोड से। आप सोचने नहीं बैठे, अच्छा गाड़ी आ रही है, बड़ी गाड़ी है, हॉर्न बजा रही है, तो इसका मतलब ये तो स्पीड में आएगी, स्पीड में आएगी तो मतलब टकरा जाएगी, टकरा जाएगी तो मेरे को लग जाएगी, हॉस्पिटल चल जाऊंगा, तो फिर मतलब मेरे को अभी यहाँ से हट जाना चाहिए, तो मैं हट जाता हूँ। अच्छा, इतना अगर अपन सोचने बैठ जाते हैं वहां पे, तो सारा का सारा कबाड़ा ही हो जाता, वहीं पर ही खेल ही खत्म हो जाता। प्यारे साथियों नमस्ते, मैं राहुल सचवानी स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है ना, बड़ा स्पेशल वीडियो होने वाला है। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे सर जल्दी पढ़ा दो, लेकिन मन में ये था कि अच्छे से ही पढ़ेंगे। देखो अपन कुछ भी हो जाए, जो अपन शुरू से करते हैं ना, पहले दिन से जो यूट्यूब पर अपन कर रहे हैं, एक एक चीज को गहराई तक अंदर उतर करके समझना है अपने को, ये नहीं छोड़ना है। ये आप गुरु मंत्र बना लो अपने मन में हमेशा के लिए। तो अभी देखो अपना चैप्टर है ये वाला कक्षा 10 का, जिसका इंग्लिश में नाम है अपने पास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हिंदी में बोले तो नियंत्रण एवं समन्वय। जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें ये 7th चैप्टर है। बाकी किताबों में थोड़ा चैप्टर आगे पीछे कर सकते हैं इसको, लेकिन हाँ ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। ये बायोलॉजी का ही अपना चैप्टर है। तो आज अपन इसको शुरू कर रहे हैं। इसका पहला लेक्चर है अपने पास में। बायोलॉजी में हम लोग अगर थोड़ा पहले सोचेंगे ना, तो हमने एक लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा था, जैव प्रक्रम। उसमें हमने अलग अलग तरह के लाइफ प्रोसेसेस के बारे में समझा था। तो हमने वहां पर एक नाम देखा था, आपको याद होगा, मिसेज नर्ग करके एक बूढ़ी आंटी का नाम अपन ने रखा है, जो हमें अलग अलग जो लाइफ प्रोसेसेस हमारे शरीर में चल रहे हैं, जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, उनके नाम भी हमने याद किए थे। उनमें से 3-4 प्रोसेसेस हमने पढ़ लिए थे। जैसे हमने रेस्पिरेशन, श्वसन के बारे में पढ़ लिया था। उसके अलावा अपन ने पाचन या जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। जो संवहन है हमारे शरीर में, जैसे ब्लड सर्कुलेशन जो है ना, रक्त का परिसंचरण जो है, तो परिसंचरण तंत्र में वो अपन ने पढ़ लिया था। तो वैसे ही आप याद करोगे ना, तो हमने एक शब्द पढ़ा था, वो एक वर्ड था हमारे पास में, वो वर्ड था सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता। संवेदन जो मिसेज में एस था, हमारे पास में संवेदना। तो वो संवेदना क्या है कि कोई टच कर रहा है, महसूस हो रहा हो, गजब, मतलब क्या सिस्टम बनाया है अपने को बनाने वाले ने, नहीं? तो ये जो समझना है, मतलब ये जो सेंसिटिविटी वाला टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, वो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। और हमारे बॉडी के सबसे इंटरेस्टिंग ऑर्गन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है क्या? तो आ जाओ जल्दी से अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा ही है कि देखो इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? खोपड़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। नियंत्रण, समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब सबसे पहले ना मैं आप लोगों के मन में फिर एक सवाल पैदा करूंगा, फिर उसका जवाब देते देते अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये चैप्टर मैं आपको पहले ही बता दूं, ऐसा है आप खुद एनसीईआरटी उठा करके पढ़ोगे ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। 3 पेज पढ़ लोगे, लगेगा कोई एक लाइन क्या पढ़ा पता नहीं मतलब ऐसा होगा आपके साथ में, क्योंकि इसकी भाषा ना क्लिष्ट, थोड़ी कठिन भाषा लिखी हुई है एक इस चैप्टर में, और एक जो है हमारा आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो पार्ट है ना, इन दोनों में ऐसा ही हो रखा है, काम थोड़ा गड़बड़ हो रखा है। तो इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग है ना इस शब्द का मतलब समझने वाले हैं कि नियंत्रण और समन्वय का मतलब क्या है। नियंत्रण और समन्वय का मतलब क्या है? तो दोनों शब्द अलग अलग हैं। एक तो है नियंत्रण बोले तो कंट्रोल, और दूसरा है समन्वय बोले तो कोऑर्डिनेशन। बहुत सिंपल है, देखो समझना। हमारी पूरी बॉडी में हर एक ऑर्गन को नियंत्रित कौन कर रहा है, या नियंत्रण कैसे हो रहा है उसका, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। नियंत्रण बोले तो मैं लिख रहा हूं, मेरा नाम राहुल सचवानी है, टड़ंग टड़ंग खड़ी पाई फुल स्टॉप पूर्ण विराम, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, तो ये मेरे हाथ को कंट्रोल कौन कर रहा है? मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, तो मतलब मेरे बॉडी में ही हो रहा है ना कुछ, तो कंट्रोल कौन कर रहा है? चलो हमें पता है कि हाँ साहब ब्रेन कर रहा है, लेकिन अब सवाल पैदा हो गया कि कैसे कर रहा है साहब, बताओ। तो वो हमें समझना है इस चैप्टर में कि वो कंट्रोल कैसे हो रहा है।
ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा वर्ड है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, समन्वय। बोले तो कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि है ना, जब हम मान लो हम चल रहे हैं, ऐसे चला मैं, यूं चला, दूसरा पैर, फिर पहला पैर, फिर दूसरा पैर, तो चल पा रहे हैं अपन। लेकिन मान लो मैं पहला पैर तो उठा लिया, लेकिन मेरा दूसरा पैर चलने को ही तैयार नहीं। वो बोले हो मैं नहीं चल रहा भाई, मेरी मर्जी, मैं नहीं चलूंगा। वो पहला पैर बोल दे अच्छा तू नहीं चलेगा तो मैं भी नहीं चलूंगा, मैं कोशिश किए जा रहा हूं कि मैं आगे चला जाऊं। ऐसे कैसे होगा? मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाते खाते हाथ की अपनी मर्जी चल जाए, वो बोले कि नहीं नहीं खाना तो कान में डालना है साहब, वो यूं लो कर मैं मुंह में, भाई मुंह में, वो कान में डाल देवे। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा ना। मतलब क्या हो रहा है, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन है। मतलब आपस में ना वो एक साठ गांठ है पूरी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स की। समझ रहे हो आप इस बात को? लिवर किसी दिन नाराज होकर के बैठ जाए कि ओ मैं नहीं बना रहा कोई बाइल वाइल, तुम ऐश करो जाकर, तुम खुद ही अपना देख लो। ये नहीं हो रहा ना हमारी बॉडी में। तो ये सारे ना कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है पूरी बॉडी। जैसे मान लो मैं हाथ भी अभी घुमा रहा हूं ना, तो दोनों हाथों को पता है कि कहां तक दोनों हाथ जा रहे हैं, कि टकराए नहीं, पता चले मैं यूं 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 कर रहा हूं, पता ही नहीं, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है दोनों हाथों में, है ना। जैसे संगीत में सारे सुर एक साथ, भाई ड्रम वाला भी सही से बजा रहा है, गिटार वाला सही बजा रहा है, वो कुछ शहनाई, कोई वंशी जो है बांसुरी को, सब कोऑर्डिनेशन में चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। अब मान लो तापड़ तपड़ तपड़ तपाड़ चलने लग जाए, सिंगर पता नहीं कहीं और ही गाने लग जावे ढिंचक ढिंचक करके, तो कहाँ कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो ये है कोऑर्डिनेशन। तो यही देखो आप यहाँ इमेज देखोगे ना, हमारे जो है स्टमक जो हो गया हमारा, बोले तो हमारा आमाशय जो हो गया, या जो पैर हो गए हमारे, या जैसे आंखें हो गई, या हमारा हाथ हो गया, इन सबका ना कोऑर्डिनेशन है। जैसे मान लो आंखों का और हाथों का भी कोऑर्डिनेशन है। कैसे? बोले कैच कैच खेल रहे हैं, किसी ने बॉल फेंकी, और आ गई धड़ आ गई, तो कैसे हुआ कोऑर्डिनेशन? कि यार आंखों ने मतलब एग्जैक्टली बता दिया दिमाग को कि वो बॉल है ना कहां तक आने वाली, कैसे आने वाली, और हाथ वहीं पहुंच गए सीधे। तो ये हुआ समन्वय। तो ये समन्वय भी किसके कारण है? ठीक है, ब्रेन तो है ही, उसमें और भी थोड़ी सी चीजें हैं जो कि पूरा का पूरा तंत्र है, जो पूरा पूरा नर्वस सिस्टम है, या जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, वो हम लोग इस चैप्टर में उसके बारे में इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। बाकी तो फिर यह है कि आप अगली कक्षा में जो है बायोलॉजी ले लो और भविष्य में जाके आप डॉक्टर वॉक्टर बनो, बड़ा नाम वाम कमाओ, तो बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ अपन शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर में सबसे पहला जो पॉइंट हमें दिया है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो पॉइंट क्या है, ऐसे लिख कर दिया है कि हमारे शरीर में ना बहुत सारी गतियां हैं, जो जीव है ना उनके शरीर में बहुत सारी गतियां होती हैं। अब तक जो हम पहले गति पढ़ चुके थे ना, वो वृद्धि से संबंधित गति थी। जब पोषण पढ़ रहे थे अपन, और खाते हैं बढ़िया एकदम, फिर शरीर बड़ा होता है और हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, तो हमने ये पढ़ा था वहां पे हमने ना चलना, उठना, बैठना, सोचना, लिखना नहीं पढ़ा था। अब वहां तक पढ़ा था भाई ग्रोथ हो रही है। अभी वो ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हम लोग, अभी हम लोग बात कर रहे हैं उन गतियों की जो वृद्धि से, ग्रोथ से संबंधित नहीं है। अच्छा, ऐसी गतियों के क्या उदाहरण? जैसे मान लो बिल्ली दौड़ रही है, ठीक है, बिल्ली दौड़ रही है, फिर हम कह रहे हैं कि ना झूले पर बच्चे खेल रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं। अरे क्यों भाई, वृद्धि होगी कुछ? अरे नहीं, कोई मतलब नहीं, मजे कर रहे हैं। जुगाली कर रही है भैंस, जुगाली बैठ करके एकदम कड़क भैंस। उसके बाद में जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे तुम्हारे सामने, अब इससे मेरी वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि मतलब शरीर बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस कर रहे हैं अपन। और फिर उसके बाद निखिल गुप्ता सर पढ़ा रहे हैं, तुमको कह रहे हैं बेशर्मो तैयार हो जाओ, पढ़ाई करो अच्छे से। तो ये सारी जो गतियां हो रही हैं, मेरे शरीर के अंग जो हिल रहे हैं, इनका वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। तो फिर ये यहाँ पर आप देखोगे, फोटोज भी मैंने डाल ही दी हैं, निखिल गुप्ता सर और मेरी, तो क्या ही डाले, अब उसको रहने दो। तो जो हम गतियों के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं, उनका वृद्धि से, ग्रोथ से कोई संबंध नहीं है। और इन गतियों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 3 अलग अलग भागों में इसको विभाजित करेंगे। फिर हम समझेंगे कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कैसे समझाया गया है। तो इधर आ जाओ। तो यहाँ देखो, यहाँ पर 2 तरह की गतियां हमने आपके सामने पहले ही रख दी हैं। अच्छा, पहली कौन सी है साहब? लिखना है साहब। दूसरी कौन सी है? ये असली दिल है भाई, मेरे को तो देख के डर लग रहा है इसको, है डॉक्टर वॉक्टर बनो तो थोड़ा कलेजा मजबूत रखना। तो ऐसा देखो होता है, दिल ऐसे धड़कता है हमारा। और हम जो बनाते हैं, हम दिल दे चुके सनम, हम भी पागल हैं सनम, तुम भी पागल हो सनम, ऐसा तो वो वाला दिल तो नकली होता है। ये दिल है हमारे पास में असली वाला दिल, देख लो कैसे धड़क रहा है। तो अभी आप लोग बता सकते हो कि ये मैंने 2 तरह की जो लिखी है, इनका नाम वाम क्या हो सकता है गतियों का? तो मैं बताता हूँ, चलो आप बताते रहना। पहला लिखा है मैंने, यार लिख रहे हैं, मतलब लिखना एक ऐसा काम है जो मतलब ना सोच के करेंगे। मतलब मैं चाहूंगा ना तो ही मैं जाके लिखूंगा, ये क्लियर है।
ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बिना चाह ही नहीं रहा, मैं तो सो रहा हूँ, हाथ उठ गया साहब लिखना चालू कर दिया, ऐसा नहीं है। सोचूंगा मैं कि हाँ मेरे को लिखना है तो मैं लिखूंगा बैठ करके। फिर अगर मान लो दूसरा ये वाला काम देखूं मैं, दिल धड़कने वाला, क्या इसके लिए हमें सोचना पड़ता है? अगर सोचना पड़ता होता कि दिल धड़के, हाँ अरे दिल धड़क रहा है कि नहीं, अरे हाँ धड़को धड़को, गुड वेरी गुड, अगर ऐसा करना पड़ता हमें तो अब तक हम मर चुके होते, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो फिर दिल का ध्यान कौन रखता, खेल ही खत्म हो चुका होता अब तक। तो ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं हमारे शरीर में जिसमें हमें सोचना नहीं पड़ता। भाई दिल चल रहा है, फेफड़े फूल रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, फूल रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, सांस जा रही है, आ रही है, वो खून में चल रही है, वो वहां पे श्वसन की अभिक्रिया हो रही है पूरी, वो जो मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया वाली, फिर उसके अलावा पाचन की अभिक्रिया हो रही है, लिवर काम कर रहा है, सब सब कितना काम हो रहा है, आप देखो चल रहा है सब कुछ। तो दो तरह की ये तो क्रियाएं हमें यहां दिख गई, तीसरी और मैं आपको बताऊंगा, तो इनको नाम क्या दें? तो कुछ एक क्रियाएं ऐसी हैं, काम ऐसे हैं जो कैसे हैं, ऐच्छिक हैं, जो हम हमारी इच्छा से करते हैं, या जिनको हम लोग वॉलंटरी एक्शन बोलेंगे, क्योंकि हम अपनी मर्जी से करते हैं ये वाले काम। जब चल रहा हूँ मैं, साइकिल चला रहा हूँ मैं, बातें कर रहा हूँ किसी से, कोई चीख रहा है, मतलब मैं उसको कान में जाके अरे धीरे बोलते हैं मैडम सुन लेगी बाहर, ऐसा करते हैं अपन स्कूल में। तो ये सारे एक्शंस कैसे वॉलंटरी, अपन चाहते हैं। तो पहली कैटेगरी तो हो गई वॉलंटरी या ऐच्छिक अभिक्रिया। दूसरी कैटेगरी हमारे पास में हो गई अनैच्छिक अभिक्रियाएं, जिनके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता लेकिन वो होती हैं हमारे शरीर में। फिर हम देखेंगे तीसरी कौन सी है। तो पहली तो ऐच्छिक आपके सामने है, फिर दूसरी अनैच्छिक आपके सामने है, धड़कना वड़कना सब है यहाँ पे। तीसरी जो है हमारे पास में यह है प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शंस। ये बहुत जरूरी हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पहली दो सिंपल है, चित्र देख के भी समझ में आता है, आप समझ लोगे। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है वो समझो पहले आप। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं कि यार आप मान लो सड़क पे खड़े हो, एकदम से है ना इधर से हॉर्न बजा जोर से, कोई गाड़ी आ रही थी, ऑटो अरे पंप करो, आप हट गए रोड से, आप सोचने नहीं बैठे, अच्छा गाड़ी आ रही है, बड़ी गाड़ी है, हॉर्न बजा रही है, तो इसका मतलब ये तो स्पीड में आएगी, स्पीड में आएगी तो मतलब टकरा जाएगी, टकरा जाएगी तो मेरे को लग जाएगी, हॉस्पिटल चल जाऊंगा, तो फिर मतलब मेरे को अभी यहाँ से हट जाना चाहिए, तो मैं हट जाता हूँ। अच्छा इतना अगर अपन सोचने बैठ जाते हैं वहां पे तो सारा का सारा कबाड़ा ही हो जाता, वहीं पर ही खेल ही खत्म हो जाता। समझ रहे हो इस बात को? या फिर इसके अलावा आप ये देखो, जैसे कि ना अपन एकदम से, जैसे मान लो मैं इस कमरे में बैठा हूँ अपना लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, बाहर जाऊँ तो धूप है, एकदम से आंखें मेरी जो ना यूं बंद हो जाएंगी, छोटी सी हो जाएंगी, सोचने नहीं बैठे कि लाइट ज्यादा आ गई है, आंख की पुतली को छोटा कर लेना चाहिए, प्रकाश कम जाना चाहिए अंदर, नहीं तो आंखें खराब। अब इतना अगर सोचने बैठे होते तो वहां कबाड़ा हो चुका होता। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। आपकी तरफ बॉल उठा के किसी ने अचानक से फेंक दी, आप एकदम से क्या करोगे? यूं कर लोगे। अच्छा क्यों साहब? बोले अरे फिट कर रखा है दिमाग में कि अरे चेहरे को बचाओ, है ना, दिमाग को बचा लो, हाथ आगे आ जाएंगे अपने आप से। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या है, ऐसी क्रियाएं क्या है, अभिक्रिया बोल रहा हूं मैं, ऐसी क्रियाएं क्या है हमारे पास में? प्रतिवर्ती क्रियाएं, या जिनको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। तो हमें इस चैप्टर में इन क्रियाओं के बारे में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अब देखो, अब इस गाड़ी को थोड़ा अपन यूं मोड़ते हैं। मैं आपको अभी तक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है उस पर चलेंगे, जो कि क्या है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, या जिसको हम लोग नर्व सेल बोलते हैं। तो अब यहां सुनना, यहां से गाड़ी को ऐसे मोड़ मिल रहा है कि अच्छा सर ठीक है, लेकिन ये सारी जो गतियां हैं ये होती कैसे हैं, मतलब कैसे, इज द क्वेश्चन। तो देखते हैं अपन कैसे होती हैं। तो यहां पर हम लोग कह रहे हैं भैया हमारे शरीर में क्या होता है, बाहर का जो पूरा वातावरण है ना, उससे इंफॉर्मेशन अंदर लेनी होती है। जैसे मान लो, समझ लो कि मैं यहां से जैसे रूम से गया, मेरे को आंखें बंद करनी पड़ गई, सूरज की धूप जो है बहुत तेज थी, तो मैंने मतलब हुआ क्या कि वो जो इंफॉर्मेशन थी, गर्मी सूरज की लगी होगी या वो प्रकाश था, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में गया, फिर उसको सोचा गया कि अच्छा इसका क्या होना चाहिए, तो तुरंत उसके लिए कोई ना कोई एक्शन हुआ। या फिर जैसे मैं लिख रहा हूं तो मैं कुछ सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में है, फीड हो रखा है पहले से कि क ख ग ग अण मण खाली, और ये सब बचपन में मैंने सीखा हुआ, मेरे को लिखना आता है ना, ABCD मेरे को आती है, मेरे को लिखना आती है। तो यहां प्रोसेस हुआ कुछ और, फिर मैंने लिखा। लेकिन हाँ, मेरे को ना हाथ पे पेपर सेंस हो रहा था, पेन मैंने पकड़ रखा था वहां पे, तो बाहर की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो भी अंदर जा रही है कैसे ना कैसे करके। फिर हमारा शरीर क्या कर रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया कर रहा है। भाई हम यही कर रहे हैं कि बाहर के अकॉर्डिंग हम कुछ प्रतिक्रिया कर रहे हैं। भाई पापा खड़े हैं अगर बाहर सामने, तो पापा के सामने ना हम एकदम भोले भाले ऐसे मिट्ठू की तरह खड़े रहते हैं। हाँ पापा, ओके पापा, ठीक है पापा, जी पापा कर देंगे पापा, ओके पापा,
और वही दोस्त आ जाता है, क्या कर रहा है भाई, तू क्या कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, मतलब समझ रहे हो। तो बाहर से इंफॉर्मेशन जैसी अंदर जा रही है, शरीर उसके लिए वैसी प्रतिक्रिया दे रहा है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि बाहर से अंदर इंफॉर्मेशन जा कैसे रही है, तो वही अपन ने यहां पे लिखा है। यहीं पर अपना मेन टॉपिक जो है चैप्टर का शुरू हो जाता है। बोले क्या साहब, रिसेप्टर्स। हमारे शरीर में क्या है, रिसेप्टर्स हैं, या जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राही अंग। क्या बोलते हैं, ग्राही अंग। ऐसे अंग जिनसे हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, या अंग्रेजी में बोले तो रिसीव करते हैं। रिसेप्टर्स वो अंग हैं जिनसे हम जो है बाहर की जो वातावरण की जानकारी है उसे अपने शरीर के अंदर रिसीव करते हैं, या इसे हम संवेदी अंग भी बोलते हैं। और इनको हम लोग सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, रिसेप्टर्स। मतलब ऐसा है कि जो रिसेप्टर्स जो है ना, दरअसल जो हमारे ग्राही अंग हैं, या ग्राही अंग इनको हम लोग कह रहे हैं। बस एक छोटी सी बात यहां पर है कि ग्राही अंग तो हम इन्हें कह रहे हैं, भाई ग्राही क्या है, वो सेंसर्स लगे हुए हैं, और ग्राही अंग वो अंग हैं जिनमें वो ग्राही लगे हुए हैं। भाई जैसे नाक है, तो नाक में अंदर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। जीभ है, जीभ में रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। आंख जो है, उसमें जो हमारे ग्राही हैं वो लगे हुए हैं। तो आंख को हमने बोला ग्राही अंग, नाक को हमने बोला ग्राही अंग, या सेंसरी ऑर्गन्स, सेंस करने वाला, बोले तो महसूस करने वाला अंग। समझ में आई आपको वाली बात। चमड़ी बोले ग्राही अंग हो गई। तो ये हमारे पास में क्या है, सेंस ऑर्गन्स जो है ना वो 5 होते हैं, अपने को बचपन से पता है। बोले साहब आंखें हैं देखने के लिए, नाक है साहब सूंघने के लिए, कान है साहब सुनने के लिए, उसके अलावा चमड़ी है जो अपनी त्वचा जो है वो किसके लिए है, टच को महसूस करने के लिए, गर्मी सर्दी अगर हो तो उसको महसूस करने के लिए हमारे पास में ये है। आई बात आपको समझ में। ये 5 ही फोटोज मैंने यहां पर लगा रखी हैं कि भाई हम टच को महसूस कर रहे हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, और जीभ से अपन टेस्ट कर सकते हैं। आइसक्रीम कोई खानी हो तो खा सकते हैं। यहां तक कि अगर हमें ये भी बोलना हो ना कि जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, तो ये भी हमें बोल रहे हैं ना, तो ये भी कहां दिमाग से चल रहा है सब कुछ। तो यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि ये ग्राही हैं हमारे शरीर में। अब इनका भी बुक में थोड़ा थोड़ा अपने को और दे रखा है, जैसे लिख करके दे रखा है कि रस संवेदी ग्राही, या जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। ये रस संवेदी ग्राही कहां होता है, जीवा में स्वाद का पता लगाता है, स्वाद का पता लगाता है, दिमाग तक भेज देता है। तो बाहर की जानकारी जो थी वो इसने दिमाग तक भेज दिया। मान लो आपने ना कोई मिर्ची वाला वो खा लिया, पकोड़ा खाया, अंदर मिर्ची थी, जीभ जल गई, और पानी लिया, ठक 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 पी लिया। तो भाई आपको मिर्ची लगी, जानकारी अंदर गई, आपने प्रतिक्रिया की, पानी उठा के पी लिया। आई बात समझ में, गति हुई, लेकिन वो गति जो है हमने जो की, ये जो क्रिया हमने की, वो वृद्धि से संबंधित नहीं है। फिर इसके बाद कह रहे हैं दूसरा घ्राण ग्राही। घ्राण ग्राही बोले तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, या इसको हम लोग ओडोरेंट रिसेप्टर बोलते हैं अंग्रेजी में। घ्राण बोलते नाक में है, खुशबू के लिए आप वो पता वो टॉयलेट में नहीं लगाते हैं ओडोनिल, तो ओडोनिल आता ना, तो ये वही है ओल्फैक्टरी। देखो ओ लग जाए जहां, समझ जाना वो सूंघने वाली बात से चल रहा है। खुशबू अपन सूंघ सकते हैं। कोई अपने पास में बैठा है, गंदी गैस निकाली, क्या करते हैं अपन, ओए क्या खा के आया था अबे रात को, तो ऐसा अपन करते हैं, नाक बंद कर देते हैं, मतलब प्रतिक्रिया करते हैं हम लोग। फिर कह रहे हैं ऊष्माग्राही। ऊष्माग्राही कहाँ होगा, जो पता चला रहा है कि ना गर्मी हो रही है, चमड़ी पे पता चल रहा है ना, तो ये कहाँ होंगे, हमारी त्वचा में होंगे, चमड़ी में होंगे। क्लियर है आपको ये वाली बात, जिनको थर्मोरिसेप्टर इंग्लिश में कह रहे हैं। फिर ध्वनिग्राही हमने कह दिया, तो ध्वनिग्राही क्या है, हमारे पास में फोनोरिसेप्टर कान में होंगे, जो ध्वनि को ग्रहण करके हमें बता रहे हैं। तो इनमें से आप देखोगे ना, बुक में तो शायद 2 ही दे रखे हैं, 2 और मैंने आपको बता दिया कि भाई देखो 5 तरह से है, अपने को थोड़ा ना अच्छे से पता होना चाहिए। तो चैप्टर अभी हो गया शुरू कि बाहर की जो जानकारी है, सूचनाएं जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर जा रही हैं, किन से होकर के जा रही हैं, तो साहब ये इन हमारे पास में ग्राहियों से होकर के जा रही हैं। ये ग्राही कहाँ होते हैं, हमारे ग्राही अंगों में होते हैं, जिनको हम लोग सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं, या इनको हम लोग रिसेप्टर कह रहे हैं। फिर बढ़ रहे हैं हम लोग आगे, तो अब हम देख रहे हैं कि जंतु तंत्रिका तंत्र। तो भाई हम अपन मेन टॉपिक पर आ गए कि ये जो जानकारी बाहर से ली हमने, तो वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है तंत्रिका तंत्र के पास में। वो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है एक तरह से, उसके पास जा रही है। और फिर जो हम काम कर रहे हैं ना, वो किसके कारण कर रहे हैं, वो तंत्रिका तंत्र के कारण कर रहे हैं। तो तंत्रिका तंत्र क्या है वो देख लेते हैं अपन। ये फोटो आप देख पा रहे हो, मस्त फोटो है, एकदम बढ़िया कड़क। तो इसमें आप नोटिस करो, यहाँ दिमाग दिखा रखा है अपने को, ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड दिखा रखी है यार, ये ना ऑरेंज है पहले, फिर पीली हो गई, और फिर यहाँ तक होती है ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी, थोड़ा नीचे तक यहाँ तक होती है, यहाँ तक
पीठ तक। अच्छा तो ये क्या है, मैं आपको बता दूं, दिमाग तो पता ही अपने को, यहाँ ये जो हड्डी है ना इधर, ये है अपनी रीढ़ की हड्डी। तो इस रीढ़ की हड्डी के बीच में खड्डा होता है, छेद होता है बीच में से ऐसे, तो उसमें से एक है ना, मतलब तारों का गुच्छा जाता है, ऐसे समझ लो आप। तो उसी को हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, या हिंदी में हम लोग मेरू रज्जू बोलते हैं। तो ये दिमाग है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। फिर आप देखोगे ना हमारे पास में यहाँ पर खूब सारे ना नर्व्स निकली हुई हैं, जिनको हम ऐसा होता है नस जॉरी, नस नस नहीं, नर्व्स बोलो अभी। तो ये नर्व्स निकली हुई हैं, यहाँ से दिमाग से निकल रही हैं, इधर से हाथों में आ रही हैं, पेट में जा रही हैं, टांगों में जा रही हैं, हाथों में जा रही हैं, हर तरफ। तो वहां पे जहां पे भी सेंस हो रहा है ना, मच्छर आया ठक कर दिया, मार दिया उसको टपक करके, मतलब क्या यहाँ सेंस महसूस हो रहा है, यहाँ पे मच्छर ने खाया, अपन ने उसको उड़ा दिया, सीधा ही उसका राम नाम सत्य कर दिया अपन ने। तो ये जहां जहां पर जा रही नसें, ये सारा क्या है, जंतु तंत्रिका तंत्र है, हमारा नर्वस सिस्टम है। क्लियर हुई? अच्छा है क्या, अगर एक लाइन में हम परिभाषित करना चाहें इसको, कि तंत्रिका तंत्र एक जंतु के शरीर का वो हिस्सा है जिसमें उसके व्यवहार का, जो उसके व्यवहार का समन्वय करता है और शरीर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संकेतों को प्रसारित करता है। क्या कर रहा है, हमारे व्यवहार का समन्वय, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेट कर रहा है। भाई मैं बोला कि ये हाथ भी ऐसे आ रहे हैं तो ये एक साथ आ रहे हैं, मैं जो सोच रहा हूं उसको मैं बोल पा रहा हूं, तो कोऑर्डिनेशन है। जो मैंने सोचा वही मैंने बोला। अभी मैं सोच तो रहा हूं लेकिन मैं करे जा रहा हूं, अब मैं सोच तो कुछ और रहा हूं लेकिन मैं बोल कुछ और रहा हूं, तो कबाड़ा है। तो समन्वय करता है। जंतु तंत्रिका तंत्र क्या है, जंतु के शरीर का वो हिस्सा है जो हमारे व्यवहार का समन्वय करता है और साथ ही साथ में जो भी जानकारी है ना, उसे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। समझना कैसे, भूख लग रही है मेरे को, अब भूख किसको लग रही है, इधर एक कह रहा है भैया मैं खाली हो गया, मेरे को सुबह दिया था, फिर उसके बाद रात तक कुछ दिया नहीं, तुम लोगों ने ठीक नहीं कर रहे हो तुम। तो अभी ये जो चिल्ला रहा है, जो आंदोलन कर रहा है हमारा आमाशय, ये कहाँ जाएगा, ये शिकायत जो है कहाँ दर्ज होनी चाहिए, राष्ट्रपति जी के पास में, प्रधानमंत्री जी के पास में, इधर दिमाग में जानी चाहिए। समझ में आई आपको ये बात? तो यहां से जो जानकारी जाएगी वो किसके माध्यम से जाएगी, जंतु तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। कहां जाएगी, दिमाग में जाएगी। फिर दिमाग बोले अरे भूखो पड़े हो, खिलाओ इन्हें कुछ, खिलाओ साहब, खिला दो उसको कुछ। तो फिर वो खाना वाना खाने के लिए ऑर्डर करेगा, अपन जाके उसको कुछ खा के आ जाएंगे, भूख महसूस होगी अपने को बहुत ज्यादा, और अपन कुछ खा करके आ जाएंगे। तो जानकारी शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पर आ रही है, वो टॉयलेट आ रही है, रोक ही नहीं जा रही भाई साहब, रोक ही नहीं जा रही। तो ये जानकारी भी कौन इधर से उधर कर रहा है, जंतु तंत्रिका तंत्र हमारा कर रहा है। फिर इसके बाद थोड़ा सा अपन इसको और समझे भी, जंतु तंत्रिका तंत्र में हमें क्या पढ़ना है, हमें दिमाग के बारे में पढ़ना है। लेकिन हाँ थोड़ा समझते हैं इसको। देखो कैसे, कि यहाँ लिख रहे हैं अपन बात कर रहे हैं कशेरुकियों की, या जिनको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। कशेरुकी या वर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें क्या होता है, हमारे पास में रीढ़ की हड्डी है या स्पाइनल कॉर्ड है, अपन ऐसा समझो वो जानवर। तो इन जीवों में क्या होता है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है उसमें उसके दो मुख्य भाग होते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, हम भी कशेरुकी हैं, ठीक है, मतलब हम भी वर्टिब्रेट्स हैं। तो ऐसा है, वर्टिब्रेट्स क्या है वो आप अलग से देख लेना अगर नहीं पता है तो अब यहां पर हम कह रहे हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है वर्टिब्रेट्स में या कशेरुकी जीवों में, उसके दो भाग होते हैं, दो मुख्य भाग होते हैं। मैं यहां लिखता हूं, देखो तो हम यहां पर लिख रहे हैं कि भाई साहब तंत्रिका तंत्र है या नर्वस सिस्टम है, तो मैं NS लिख रहा हूं। इसके दो भाग हैं, पहला है हमारे पास में CNS और दूसरा है हमारे पास में PNS, ठीक है। तो CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हिंदी में क्या बोलेंगे साहब, बोले केंद्रीय, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे तंत्रिका तंत्र, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। फिर उसके बाद हम देखेंगे PNS, तो PNS क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। भाई केंद्रीय तो मतलब जो केंद्र में है, पेरिफेरल का मतलब हो गया जो परिधि में है, पेरिफ्री का मतलब क्या होता है, परिधि, दूर दूर तक जो है, तो वो क्या है हमारे पास में, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ना, इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें फिर इसके दो भाग होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा दिमाग या बोले तो मस्तिष्क, और दूसरा हमारे पास में होता है हमारा क्या, मेरु रज्जु। तो मेरु रज्जु यहां मैं लिख देता हूं, या दिमाग को तो हम लोग ब्रेन बोलते ही हैं, मेरु रज्जु को हम अंग्रेजी भाषा में जो है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अभी बताया था मैंने आपको, ये इधर जो रीढ़ की हड्डी के अंदर है वो है स्पाइनल कॉर्ड अपनी, ठीक है। और PNS में क्या है भाई, दिमाग और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी ये पीछे से, ये तो CNS में आ गई, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। अब इनसे जो निकलने वाली, जो मैं एक सरल भाषा में कहूं, जो नर्व्स हैं,
या जो कोशिकाएं हैं ऐसे निकल रहे हैं ना, वो धागे धागे ऐसे ऐसे दूर दूर, अभी देखे थे अपन ने डायग्राम में, ऐसे निकला हुआ, ऐसे 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 पूरी बॉडी में फैला हुआ, तो वो जो सारे है ना वो किस में है, हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र में है। ठीक है, यहां देखो एक बार आप क्या लिखा है अपने पास में, सीएनएस में मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं। बधाई हो साहब, अभी दिखाते हैं आपको कौन कहां पर है क्या है। अच्छा, इसको यहीं पर अपने को देखना है, तो मैंने इसके ऊपर जो लिखा था मैं उसे मिटा देता हूं यहां से। तो ये आप देख पा रहे होगे यहां पर, ये है हमारे पास में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें अपना खोपड़ी है, दिमाग है हमारा, फिर उसमें से ये निकल रहा है एक तारों का गुच्छा है, यूं समझ लो आप, जो यहाँ पे हमारी जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है ना वहां तक है, ये ऐसे ऊपर से जाके नीचे नीचे जाते 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 पतला होता जाता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नीचे जाते जाते पतला क्यों होता है, समय आने पर सब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये मस्तिष्क है और ये हमारा मेरुरज्जु है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोल रहे हैं। फिर बढ़ रहे हैं आगे, तो इसके बाद अपन देख रहे हैं पीएनएस। तो पीएनएस क्या है, बहुत सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो यहां देखो, पीएनएस तंत्रिकाओं के माध्यम से शरीर के अलग अलग हिस्सों को सीएनएस से जोड़ता है। तंत्रिकाओं, अभी तंत्रिकाओं क्या होता है अभी ये होगा आपके मन में, वो बताऊंगा मैं आपको अभी जल्दी से, लेकिन अभी आप यूं समझो तंत्रिकाएं क्या हैं, कोशिकाएं हैं। तो कुछ एक कोशिकाओं के माध्यम से, कुछ एक नहीं, खूब सारी कोशिकाओं के माध्यम से जो शरीर के अलग अलग हिस्सों को वो क्या करता है, सीएनएस से जोड़ता है। मतलब मेरी टांग है मान लो, अभी ऊपर नहीं कर पा रहा हूं पूरी, लेकिन टांग में मैं चल रहा हूं तो मेरे को है ना ऐसे कुछ वो चुभ गया, कुछ मान लो नीचे कंकड़ बता था, चुभ गया, तो वो जानकारी वहां से दिमाग तक आई ना। तो दिमाग तो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। तो वहां तक जानकारी लाने के लिए जो नसें जुड़ी हुई है ना, नसें कह रहा हूं मैं, नर्व्स जो जुड़ी हुई हैं दिमाग से लेकर पैर तक, वो किससे जुड़ी हुई हैं, वो कौन है, वो पीएनएस का हिस्सा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। बहुत ही सिंपल भाग है। अब इस बात को है ना आप इस डायग्राम में देखोगे ना तो समझ में आएगा। देखो यहाँ इन्होंने लिखा है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को एक साथ लिखा है इन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोला है इसको। और यहां आप देखोगे ना तो अपने को यहां पर लिखा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या क्या है हमारे पास में, क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं, मतलब यहां से दिमाग से और ये जो मेरुरज्जु है इससे जो निकलने वाली नर्व्स है ना, जो हमारे पास कोशिकाएं हैं विशेष तरह की, उनको हमने क्या बोला है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थोड़ा अंदर अपन इस टॉपिक के गोता लगाते हैं, समझ में आना चाहिए अपने को अच्छे से। कह रहे हैं क्या साहब, तंत्रिका कोशिका। तो अब अपना मेन टॉपिक जो आज का आपने देखा होगा ना बाहर बैनर पे, साहब तंत्रिका कोशिका पढ़ने वाले हैं। पिक्चर का जो असली वो जो होता है क्रक्स, जो नहीं होता क्या खास एकदम जिसके लिए इंतजार करते हैं, वो कहाँ होता है, आखिरी में होता है, शुरू शुरू में थोड़ी होता है। तो अपन आखिरी में अब उसको पढ़ने वाले हैं, तंत्रिका कोशिका साहब क्या होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, 2-3 नंबर आपको दे सकता है। डायग्राम तो इसका बहुत ही जरूरी है, दिल में छाप लेना इसको आप। तो तंत्रिका कोशिका या इसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, देखो 2-3 नाम है हमारे पास में, एक तो है न्यूरॉन है और एक है हमारे पास में नर्व सेल। एक ही बात है, क्या है ये, है क्या चीज। तो अगर हम देखें ना कि जो तंत्रिका तंत्र जिसकी हम लोग बात कर रहे थे अभी, जो हमें महसूस कराने, बोलने, चलने, लिखने के लिए काबिल बनाता है, योग्य बनाता है, तो वो जो पूरा तंत्रिका तंत्र है ना, अगर हम बहुत छोटे स्तर पर कोशिकाओं के लेवल पर जाकर के देखें किससे बना हुआ है, तो वो तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ है, या न्यूरॉन से बना हुआ है, या नर्व सेल से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर हुई आपको ये वाली बात, इन सबसे वो मिलकर के बना हुआ है। अच्छा, इसका डायग्राम साहब, तो ये है इसका डायग्राम जो अपने को बुक में दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको बनाना सीखते हैं और इसके बारे में सब कुछ हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो आ जाओ जल्दी से। तो चलिए आप भी पेन पेपर अपना हाथ में ले लीजिए। यहां पर मैं एकदम आप लोगों के लिए कड़क ब्लैक कलर का बैकग्राउंड और व्हाइट कलर से अपन करना चालू करेंगे। आप तो अपने व्हाइट पेपर पे लिखना, आप एक ही कलर से करना, मैं मल्टीपल कलर्स यूज कर सकता हूं ताकि आपको थोड़ा सा वो डायग्राम दिखने में अच्छा लगे। तो तंत्रिका कोशिका अपन बना रहे हैं, तो अपने को पहले एक इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अगर आप इसको सही से नहीं भी बनाओगे ना तो भी कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। मैं रैंडम ऐसे धागे धूगे बना रहा हूँ क्योंकि ये सच में ही ऐसी एक कोशिका होती है जिसका कोई फिक्स्ड आकार नहीं होता हमारे पास में। ठीक है, तो आप भी इस तरह से इसको बना सकते हो। तो इसमें सबसे पहले देखो अपन ने यहां पर बनाए हैं
ये एक केंद्रक यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, कोशिका का जो केंद्र होता है वो बढ़िया सी बात है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा अगर आप नाम देकर के बताऊँ ना आपको, तो ये जो चीजें मैंने यहाँ पर बनाई है ना, आप एनसीईआरटी में देखोगे इनका नाम लिखा हुआ होता है द्रुमिका। क्या लिखा हुआ होता है? द्रुमिका। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। मैं यहां पर आपको इंग्लिश वाले नाम बताऊंगा और बेटा आपको याद करने हैं, मान करके चलो, क्योंकि अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई करोगे ना जीवन में तो वो अंग्रेजी में ही करोगे। और दूसरी बात जो मैं आपको बहुत जरूरी बता चुका हूं, कल को कुछ भी होना, जैसे मान लो किसी को ना स्पाइनल कॉर्ड में कोई समस्या, ऐसा हो नहीं, मैं नहीं चाहता, मान लो कभी आप ही को डॉक्टर के पास जाना पड़े, डॉक्टर से समझना पड़े कि हुआ क्या है, तो अगर आपको अंग्रेजी में वो सारे नाम पता होंगे, सब कुछ, तो आप डॉक्टर की बात को समझ पाओगे। अभी भी रिसेंटली ऐसा हुआ, मेरी दादी जी जो हैं वो, उनको ना टांग पे लाल लाल धब्बे धब्बे हो गए, तो मम्मी ने बोला उनको ना लाल लाल मच्छर उच्छर खा गया ऐसा वैसा। तो मैं कहा यार मच्छर खा गया होगा, हो गया होगा, ठीक है ठीक हो जाएगा, अब दादी दूर रहते हैं। तो फिर 2-4 दिन बाद बोला वापस कह रहे अभी भी है। मैं कहा यार ऐसे कैसे? तो मैं गया देखने, मैं कहा नहीं चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास जब गए तो चमड़ी वाले डॉक्टर ने बोला कि ना इनको हर्पीस हो गया है। अब मैंने हर्पीस के बारे में पढ़ रखा था, मुझे पता था हर्पीस, तो मैं कहा अरे सर ये तो वायरस वाला है। बोले हाँ बेटा ये तो वायरस वाला ही है बीमारी। तो फिर उन्होंने उसकी दवाई दी है। तो मतलब आपको पता होगा ना तो आपका जीवन उससे आसान होगा। तो समझो यहाँ पर, समझो कि ये है हमारे पास में द्रुमिका या डेंड्राइट इसको बोल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर जो इधर इधर तार तार जैसे निकले हुए हैं ना पीछे ये। फिर इसके बाद में ये है हमारे पास में सेल बॉडी, जो बीच वाला हमारे पास में हिस्सा है इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे सेल बॉडी, या इसको हम लोग अंग्रेजी में एक और नाम है सोमा भी कहते हैं। हिंदी में तो क्या, इसको हम लोग साइटोन भी बोलते हैं, एक और शब्द, लेकिन उसको छोड़ते हैं। फिर इसके बाद आप पुस्तक में देखोगे तो एक चीज हमें और यहाँ पर लिखा रखी है, ये अपन वाइट से ही ले रहे हैं। इसके अंदर मान लीजिए ना कुछ भरा हुआ है, वाइट से नहीं, मैं किसी और कलर से आपको बताता हूँ, क्योंकि भाई ये कोशिका है, आप यूँ समझिए। तो कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको पता है, तो वो जिनको कोशिकांग हम लोग कहते हैं सरल शब्दों में। तो ये कोशिकांग वगैरह अंदर भरे हुए हैं, और इस पूरे लिक्विड को हम लोग कोशिकाओं में वैसे क्या बोलते हैं, कोशिका काय बोलते हैं, है ना। जो कोशिका में एक तरल जैसा कुछ पदार्थ है, जो भी पदार्थ है, तो ये आपको बुक में दिखा मिलेगा कोशिका काय। इसको हम लोग अंग्रेजी में जो है कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूरोप्लाज्म। भाई वैसे अंग्रेजी में हमारे पास जो शब्द है सामान्यतः वो न्यूरोप्लाज्म नहीं है, वो है साइटोप्लाज्म। लेकिन साइटोप्लाज्म क्योंकि न्यूरॉन का है ना, न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसको हमने न्यूरोप्लाज्म नाम दे दिया। तो हर चीज आप देखोगे न्यूरो 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 लगा देंगे। बोले दिमाग का डॉक्टर, बोले न्यूरो वाला, वो न्यूरो वाला वार्ड कहाँ पर है? हॉस्पिटल में जाओगे, न्यूरो बोले दिमाग वाला वार्ड है, मतलब ये समझने वाली बात है। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर, तो ये एक हमारे पास में स्ट्रक्चर है जो कि एक साधारण सेल में नहीं होता। जैसे मान लो हमारे शरीर का अगर हम लाल रक्त कोशिका की बात करें तो वो कैसी है लाल रक्त कोशिका? ऐसे है गोल। तो इसमें अब कोई आप देखोगे ना, ऐसे कोई डंडी वंडी जैसा कुछ नहीं है। हड्डी की कोशिका देख लोगे आप, या कोई और कोशिका देख लोगे, चमड़ी की, फैट सेल कोई देख, वो ऐसा नहीं है ना। स्पर्म सेल भी देखोगे वो ऐसा नहीं है, अंड कोशिका वो ऐसी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये अलग चीज है। ये जो डंडी निकली हुई है ना इसमें, ये सबसे अलग चीज है जो इसको बाकी कोशिकाओं से बिल्कुल अलग बनाती है। इस डंडी को पता है हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं तंत्रिकाक्ष। ध्यान से देखना सारे के सारे नाम, तंत्रिकाक्ष, या इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन, ठीक है। फिर इस एक्सॉन के ऊपर आप नोटिस करोगे हमारी पुस्तक में, तो इस तरह के कुछ डब्बे डब्बे बने हुए होंगे, आप देखना उसमें ऐसा मिलेंगे आपको। बनाने हैं आपको भी, बिल्कुल बनाने हैं जी। ऐसे डब्बे डब्बे आपको उसके ऊपर बने हुए मिलेंगे। तो इनका नाम हमारी पासबुक में या जो हमारी पुस्तक है उसमें लिखा नहीं, मैं आपको बता देता हूं। ये हैं श्वान सेल्स कहलाते हैं ये, ठीक है। कोशिकाएं हैं, श्वान सेल्स इनको कह रहे हैं। अब हिंदी में बुक में क्योंकि नाम लिखा ही नहीं है तो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, तो आप समझ लो बस ये श्वान सेल्स हैं, यहाँ पे कोशिकाएं हैं, एक विशेष तरह की श्वान कोशिका लिख सकते हैं अपन इनको। और इनका ना आप देखोगे ना कहीं पर हमारे पास में केंद्रक भी ऐसे इस तरह से रहता है। अब है ना एक छोटी सी चीज है जिसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, जो हमारी बुक में इन्होंने बना के नहीं दे रखी, वो मैं आपको बता तो रहा हूं, फिर आगे और बनाएंगे इसको। हो सकता है कि है ना इसके चारों तरफ हमारे पास में एक और भी है ना एक परत हो इस तरह से,
जो इसको पूरी तरह से ऐसे घेरे हुए हो, इस तरह से, है ना, ये पूरा इसको ढके हुए हो सकता है, और नहीं भी हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ पे ही बना रहा हूँ, यहाँ पे सब पे नहीं बना रहा हूँ, अभी आप समझ जाओगे। इसको पूरा तरह से ढके हुए हो। इस शीत को, ये जो परत है हमारे पास में, इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीत। क्या बोलते हैं? माइलिन शीत, SHEATH। अंग्रेजी में मेरा भी थोड़ा हाथ ना थोड़ा तंग ही रहता है, स्पेलिंग गड़बड़ कर देंगे तो तुम देख लेना, अंग्रेजों ने भाषा ही ऐसी बनाई, क्या करें। तो यहाँ देखो, ये माइलिन शीत कोई कवरिंग हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, आपको एग्जाम में नहीं बनानी है। फिर इसके बाद में जो है ना, हमारे पास में पीछे इस स्ट्रक्चर को जब अपन थोड़ा और बड़ा करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ना, इसके हमारे तंत्रिका कोशिकाओं के अंतिम सिरे जो हैं हमारे आ जाते हैं। तो ये अंतिम सिरे ऐसे कुछ बने हुए रहते हैं, नॉब्स की तरह घुंडी नहीं होती क्या, वैसे बने रहते हैं, थोड़े से चौड़े होते हैं आगे से। मैंने कुछ ज़्यादा ही चौड़े बना दिए हैं, आप समझ जाना बाकी तो। और ये इस तरह से बने हुए हैं, इनको हम लोग कहते हैं तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे। अंग्रेजी में बोलोगे तो आप इनको हम लोग टर्मिनल ब्रांचेस कहते हैं, अंतिम सिरे। वो आती है ना फिल्म में आखिरी रास्ता, तो ये वैसा ही कुछ है, टर्मिनल ब्रांचेस। क्लियर है आपको ये वाली बात? तो ये हमने एक चित्र पूरा बना दिया, अब इसको हमें समझना है। तो होता क्या है, देखो सबसे पहले जो द्रुमिकाएं हैं या ये जो डेंड्राइट्स है ना, ये बताए क्या काम है, इनका काम है सूचना का ग्रहण करना, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी संकेत है ना, उसको लेना। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो दिमाग में है, तो दिमाग ने बोला कि भाई साहब बोलो, मतलब ऐसा बोलो, तो वहां से जो जानकारी ली है ना, बोलो, हाँ, फिर वो जानकारी मुंह तक आई, तो वो बोलने वाला जो ऑर्डर किया ना, वो ऑर्डर इसके अंदर से यहां आया, और फिर वो जो जानकारी थी ना, वो यहां से निकल करके तंत्रिकाक्ष से चल करके, एक्सॉन से चल करके जो अंतिम सिरे हैं उन तक आई होगी, और फिर हो सकता है वो दूसरे किसी तंत्रिका कोशिका में गई होगी, वो मुंह तक आई होगी, मुंह खुल गया, वो लगा बोलना सब। समझ में आई आपको ये बात? और ये मतलब मेरे को समझाने में आपको 10 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन ये विद इन सेकेंड्स हो जाता है, पड़क पड़क पड़क, मतलब 1 सेकंड से भी कम टाइम में पता नहीं कितनी बार हो जाता है। अब होता क्या है कि यहां से जो जानकारी आती है ना, उसका यहां पर ना एक इलेक्ट्रिक इंपल्स बनता है, या विद्युत आवेग के रूप में उसको आगे भेजा जाता है। एक मतलब करंट की तरह जानकारी जा रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहां से ना एक, यूं समझ रहे हो आप मेरे, करंट बह करके जा रहा है तंत्रिकाक्ष से एक्सॉन से आगे की तरफ, और ये एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। अब होता क्या है कि ये जो तंत्रिका कोशिका की बात करें ना, वो कितनी छोटी होती है, आपके मन में प्रश्न होगा। तो देखो, ये हिस्सा तो जो हमने जिसको सेल बॉडी बोला, वो तो छोटा होता है, लेकिन ये जो एक्सॉन है ना, जो हमारे पास में तंत्रिकाक्ष जो डंडी है, ये 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो मतलब होता क्या है, ज्यादातर अगर हमारे शरीर में देखें तो ये जो हमारे पास में जो रीढ़ की हड्डी के अंदर मेरु रज्जु है ना, तो उस मेरु रज्जु में ये सारे रहते हैं, ये धसे रहते हैं। फिर इनसे ये जो एक्सॉन, ये जो निकल रही है ना, मान लो यहां से ये निकली, ये दिल तक आ गई, यहां से यहां तक, पीछे से उसमें से, या पीछे से दिल तक आ गई, दिल को आके छू दिया कि साहब आप धक धक करते रहना, उसको वो बता रही है कि आप भाई साहब ये करते रहना, कंटिन्यू करते रहना। तो ये जो है चल के आ रहा है, और फिर ये जो टच कर रहे हैं, जो हमारे पास में अंतिम सिरे हैं, ये उनको टच करके उनके ऊपर जादू मंत्र फूंक देता है, फिर वो उस तरह से काम करने लग जाते हैं। ये आपको समझना है अभी, ठीक है। तो इसके बाद में ये द्रुमिका का काम समझ में आ गया। कोशिका काय में क्या है, कोई केंद्रक है हमारे पास में। और मैं आपको एक चीज और ये बता दूं कि ये वाली जो कोशिका होती है ना, ये विभाजित होकर के 1 से 2, 2 से 4 नहीं हो सकती, जैसे हमारे शरीर में दूसरी कोशिकाएं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां चोट लगी तो वो चोट भर गई 4 दिन में, तो ये नहीं हो सकता कि तंत्रिका कोशिकाएं मर जाएंगी तो वापस बन जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं हो, मतलब खराब हो जाएंगी तो 2 से 4 हो जाएंगी, 4 से 8 हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। ये एक बड़ी बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फिर इसमें कोशिका काय है। फिर यहाँ पे क्या है कि ये जो एक्सॉन है ना, ये भी जो ये सिरे निकले हुए ना, वैसा ही एक सिरा है जो बहुत लंबा निकला हुआ है। अब आप देखोगे यहाँ पर ये न्यूरोप्लाज्म या कोशिका काय जिसको अपन ने लिखा है, यही कोशिका काय भी जो है ना, ये इस एक्सॉन में भरा हुआ होता है, ये आगे तक ऐसे भरा हुआ रहता है, उसी का ही हिस्सा है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अब उसके बाद जैसे ही हम लोग उस जानकारी को लेकर के थोड़ा यहाँ पर आगे आए, तो हमें एक चीज तो क्या दिखी, श्वान सेल्स दिखी। तो ये जो एक्सॉन है ना, ये जो तंत्रिकाक्ष है, इसको सुरक्षा देने के लिए कुछ कोशिकाएं हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वान सेल्स बोलते हैं, श्वान कोशिकाएं हम लोग इनको बोलते हैं। क्लियर हुई आपको ये बात? तो ये कोशिकाएं क्या करती है, जैसे मान लो ये एक्सॉन है, ये तो इसको ऐसे पकड़ के रखती है, ऐसे करके, ये यूं पकड़ रखा है साहब,
ठीक है। और ये टेढ़ा मेढ़ा होता है कवर, ऐसा नहीं कि फुल कवर कर रखा है उसको। और ये जो लाल लाल मैंने बिंदी बनाई है ये उस कोशिका का केंद्रक होता है, एक कोशिका की तरह उसको कवर करके रख रखा है, उसको सुरक्षित रखने के लिए। फिर उसके बाद में हम देखेंगे ना, तो काफी बार क्या होता है कि जैसे मान लो यूं कवर हुआ ना, तो ये जगह खाली रह गई, तो उस खाली जगह को भरने के लिए भी ये जो श्वान सेल्स हैं ये क्या करते हैं, अपने अंदर से थोड़ा सा और कुछ फैटी पदार्थ निकाल देते हैं, जिससे फिर एक और कवर उसके पीछे ऊपर बनने लग जाती है, यहाँ से निकलते निकलते पूरे के ऊपर बनने लग जाती है, जिसको हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला था ये जो माइलिन शीथ है नीले कलर वाली, ये हो भी सकती है और ये नहीं भी हो सकती है किसी को तंत्रिकाक्ष पे। तो देखना, होती भी है और नहीं भी होती। कहाँ होती है वो समझना, जहां पे जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो हम है ना कूद रहे हैं, जो है ना कूद रहे हैं, एक बड़ा नाला है और कूद रहे हैं। अब मान लो कि ना दिमाग ने अंदाजा लगाया कि 1.5 मीटर का कूद है, जंप है, मार लेंगे, ठीक है। तो दिमाग ने पैर को उस हिसाब से इंफॉर्मेशन भेजी कि भाई इतना उछलना है। अब आप मान लो कि रास्ते में ये जो इन्फॉर्मेशन दिमाग ने भेजी ना, ये थोड़ी फुस पड़ गई, करंट ही गुम हो गया बीच में से, और पैर बोला रहे जाना है कि नहीं जाना, हवा में वो नीचे दम करके गिर गए। तो यहाँ पे ये जानकारी अगर इधर उधर बिखर गई तो लफड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो इसलिए फिर हम क्या कह रहे हैं कि जो माइलिन शीथ है ना, ये इंसुलेशन की तरह काम करती है। जैसे एक तांबे के तार पे ऊपर कवर होता है ना, तो वैसे ये माइलिन शीथ होती है जो उस करंट को फैलने नहीं होती, लीक नहीं होने देती, सीधा सीधा भेजती है। भाई दिमाग से जो भी इंफॉर्मेशन आगे जा रही है ना, वो बहुत जरूरी है, तो उन पे होगा, संभावना ये है कि माइलिन शीथ होगी। और जिन पे नहीं है तो ये होगा कि नहीं है जरूरत। जैसे सपोज करो भूख लग रही है, तो अब भूख वाला पेट से ना इन्फॉर्मेशन जा रही है दिमाग के पास, भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो अभी जानकारी लीक हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, वो भूख ही तो लग रही है, दिमाग खिला देगा। थोड़ी कम भी जानकारी जाएगी तो भी वो कह देगा ठीक है यार खिला रहे हैं, तू टेंशन मत ले, पेट को बोलेगा अपन आपको खिला रहे हैं। आपको ये बात समझ में आई? तो ये माइलिन शीथ क्या है, ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है, बाकी मान के चलो कि नहीं पूछेंगे अपने से माइलिन शीथ के बारे में। फिर उसके बाद में ये जो जानकारी है यहां से आगे चल के यहां तक आती है, जो जिसको हम लोग कह रहे हैं हमारी तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे। तो अंतिम सिरों के बाद में क्या होता है आगे, यहां तो देखो क्या होगा, कोई अंग होगा, या होगा कि कोई कोशिका होगी, वापस से तंत्रिका कोशिका होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो हो सकता है कि यहां पर किसी और तंत्रिका कोशिका का क्या हो, हमारे पास में सेल बॉडी हो इस तरह से, ठीक है। ये वापस से मैं बना रहा हूं, यहाँ पे टेढ़े टेढ़े ऐसे आड़े टेढ़े बना सकते हो आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं बता ही चुका हूँ आपको। इस तरह से मान लो ये दूसरी तंत्रिका कोशिका होगी हमारे पास में, कंटिन्यू हो रही होगी, और यहाँ पे ये इसका केंद्रक होगा। तो ये जो है ना हमारे पास में, ये इसको वो जो सिग्नल आगे से लाए हैं ना, ये इसको दे रहे होंगे कि ये हुआ है साहब, आप इसको और आगे तक पहुंचा देना। तो यहाँ पे हमारे पास में एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ आपको, क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, है ना। इस जगह को, ये जो बीच में हमारे पास में गैप होता है ना इन दोनों के, यहाँ पे थोड़ा गैप होता है इस जगह पे, जहां पर ये टच कर रहे हैं, मान लो ये भी यहाँ पर टच कर रहे हैं तो थोड़ा गैप होगा, यहाँ गैप होगा, यहाँ गैप होगा। तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स या सिनेप्टिक गैप स्पेस बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में भी। तो उसका अपन करेंगे चर्चा आगे। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, अलग अलग तरह के रसायन होते हैं। तो यहाँ से करंट जो आता है ना, वो अलग अलग तरह के रसायन को आगे भेजता है कि साहब आप आगे जाओ। जैसे खुशी वाला आता है ना, तो वो खुशी वाले केमिकल को, रसायन को आगे भेजेगा कि भाई साहब आप आगे जाओ, न्यूरोट्रांसमीटर को, और धूम मचा दो आगे जाकर के, खुश कर दो पूरे शरीर को, तो मस्त नाचने लग जाएंगे अपन। लेकिन मान लो कोई परेशानी, दिक्कत परेशानी वाला आएगा ना, तो थोड़ा परेशानी वाला न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल आगे जाएगा, वो जाके बोलेगा यार सो जाते हैं, आज मूड खराब लगा पड़ा, दिमाग का दही हो रखा है, सो जाते हैं अपन, तो वो फिर अपने को सुला देगा। तो इस तरह के अपने पास अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं, जिनके बारे में भविष्य में आप पढ़ोगे। साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं, वो जो दिमाग के डॉक्टर्स हैं अपने पास में, वो क्या करते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं कि ना यही दवाइयां देते हैं। वो बच्चा हमारा ना डिप्रेशन में चला गया, वो क्या करें, बोले हाँ, उसके बाद ले जाएंगे डॉक्टर के पास, दिमाग वाले के पास। वो क्या करेगा, अच्छा वाला न्यूरोट्रांसमीटर को वो बूस्ट करने वाला उसको दवाई दे देगा, केमिकल दे देगा। आई बात आपको समझ में? तो चीजें समझना बहुत आसान है। आई होप आपको ये जो तंत्रिका कोशिका का अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ा है, ये अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी को हम लोग जो है इन नोट्स में भी डाल देंगे। आप वहां से भी देख करके इस चैप्टर को पढ़ सकते हो, नो वरीज एट ऑल। और यहाँ पर इसको आप देखोगे तो तंत्रिका कोशिका का चित्र जो हमें प्रैक्टिस करना है एग्जाम वाला, फिर उसके बाद में ये 3 पॉइंट्स में इस बात को हमारी किताब में लिखा गया, क्या, तंत्रिका कोशिका संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई है। संदेशों का संवहन करने वाली, बोले साहब ठीक है। यह विशेष रूप से लंबी होती है, हाँ बोले साहब ये भी ठीक है। एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकृतिक सिरे द्वारा सूचनाएं उपार्जित की जाती है। जो ध्रुम आकृति वाला जो शेप था ना,
उससे सूचना उपार्जित की जाती है, ली जाती है। फिर कह रहे हैं और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है, और फिर उसको एक रासायनिक क्रिया करा के एक करंट पैदा करवाते हैं। जानकारी आई, रासायनिक क्रिया हुई, एक करंट बना, और वो करंट कहां से जाता है, तंत्रिकाक्ष से होकर के आगे जाता है और उसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है। फिर हम कह रहे हैं एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। अब वो रसायन अच्छा वाला हो सकता है और थोड़ा नेगेटिव वाला भी हो सकता है, तो वो उसका विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान या जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की दुर्मिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं, और फिर वापस से अगली तंत्रिका कोशिका में, फिर अगली में, फिर अगली में, कब तक, जब तक वो उस अंग तक नहीं पहुंच जाती या दिमाग तक नहीं पहुंच जाती। अंतर्ग्रथन सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को, जो ऐसे करंट वाले जो इंफॉर्मेशन आ रही है ना, को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं, तो तंत्रिका कोशिका से दूसरी कोशिकाओं को जानकारी देनी है, या दूसरी किसी पेशी कोशिका को अगर जानकारी देनी है, पेशी मतलब मान लो ये जैसे हाथ की जो कोशिकाएं हैं उनको, तो वो जानकारी फिर फाइनली ये जो तंत्रिका कोशिका का जो आखिरी हिस्सा है ना, वो उसको दे देगा कि साहब आप हाथ हटा लो। मान लो गर्म चीज के हाथ लग गया तो मैंने हाथ हटा लिया, तो दिमाग से यहाँ से सूचना आई कि भाई साहब हाथ हटाओ, तो वो वहां से फिर हट जाएगा। बस इतनी सी बात है, ये आप नोट कर लेना, हमारी बुक में जो लिखा है। बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है वो आप अपने मस्तिष्क में नोटिस कर लेना, क्योंकि सबसे जो जरूरी जगह है नॉलेज स्टोर करने के लिए है वो है आपका मस्तिष्क। तो चलिए इस वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, कमेंट्स कीजिए खूब सारे, और आपसे मिलते हैं अपन जल्द ही दूसरे वीडियोस में। जो भी आपकी रिक्वेस्ट हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आप हम तक पहुंचाइए, हमारे नंबर पर कॉल कीजिए, लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और चाहें तो इस वीडियो में कमेंट्स कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे और वीडियोस में। चलिए बाय बाय।